गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, जिसमें आपको राजनीतिक विज्ञान का टेक्सचुअल क्वेश्चन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके बताने हैं और उनका उदाहरण भी देने हैं। आपने देखा होगा आज की व्यवस्था आधुनिक लोक जिसमें सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीकों को अपनाया गया है। अब आप कहेंगे कि अलग अलग तरीकों को क्यों अपनाया गया? क्योंकि हर तरीके का अपना एक लक्ष्य उद्देश्य होता है, परिणाम होता है। इसलिए अगर उनके तरीके अलग अलग हैं तो उनके लक्ष्य उद्देश्य भी अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन। सबसे पहले सरकार में सत्ता के 3 अंग होते हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका जिसे विधायिका भी कहा जाता है, ये कानून बनाती है। तो आपने लिख सकते हो कि विधान पालिका कानून बनाती है। कार्यपालिका इन्हीं कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है कि यदि कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो उसे दंड देती है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि सत्ता के 3 अंग हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उनको तोड़ने वालों को दंड देती है। इसी के बाद उदाहरण दे सकते हो। कहाँ का उदाहरण दोगे? आप अपने भारत देश का ही उदाहरण दे सकते हो कि यहाँ पर सत्ता के तीनों अंग मौजूद हैं। आप कहोगे मैम ये गाइड में नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से ये लिख सकते हो। सत्ता का दूसरा है, सत्ता के सरकार के अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया गया है। यानी कि सरकार के यहाँ देखोगे भारत में तो 2 भागों में शक्तियाँ बांटी हुई हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, जबकि राज्य सरकार के पास शक्तियाँ कम होती हैं। केंद्र सरकार पूरे देश को चलाती है, राज्य सरकार राज्यों। तो आप उदाहरण कहाँ का देंगे? भारत देश का ही, क्योंकि भारत देश में शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है: केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके बाद सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप आ जाता है। तीसरा जो रूप है वो है सामुदायिक सरकार। ये भाषा और धार्मिक समूह के आधार पर बनती है, परंतु ये बेल्जियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में तो शक्तियों को 2 ही भागों में बांटा गया है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो सामुदायिक सरकार जो होती है, इसमें कुछ भाषाई समूह के लोग होते हैं जिन्हें कुछ शक्तियाँ दी जाती है ताकि वो धार्मिक सांस्कृतिक से जुड़े कार्यों को कर सकें। तो उदाहरण आप कहाँ का डालेंगे? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का। इसके बाद सत्ता का चौथा रूप होता है दबाव समूह और राजनीतिक दल के रूप में। ये क्या होते हैं? समय समय पर चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं और फिर चुनाव जीत भी जाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव जीतने के बाद भी बहुत से नए नए दल बनते हैं और सत्ता में आते हैं। उदाहरण कहाँ का डालोगे? भारत की बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस पार्टी। ये सब क्या हैं? बहुदलीय प्रणाली, क्योंकि भारत में एक दल तो है नहीं, बहुदलीय है। तो ये आप उदाहरण, इसलिए आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है सत्ता की साझेदारी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक एक उदाहरण देना है आपने, और इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है। आपने देखा होगा कोई भी देश है, वहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने देखा होगा भाषा, धर्म, जाति के समूह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोगों को प्रतिनिधित्व का मतलब क्या दिया जाता है? उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि राजनीति में सभी व्यक्तियों को, सत्ता में सभी व्यक्तियों को आगे आने का मौका दिया जाता है। इसके 2 कारण हैं: युक्तिपरक और नैतिक। सत्ता की साझेदारी का पहला कारण है युक्तिपरक। ये कहता है कि एक देश बहुत बड़ा है, वहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति समूह के लोग रहते हैं। ऐसे में यदि जो बहुसंख्य हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, उनको ही सत्ता में बार बार आने का मौका दिया जाएगा, तो जो अल्पसंख्य हैं यानी संख्या में थोड़े हैं, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो बहुत गलत होगा ना। तो ऐसे में क्या किया जाता है? अगर बहुसंख्य ही बार बार सत्ता में आएंगे तो थोपने लगेंगे, और देश में क्या होगा? दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़ा, तनाव बढ़ेगा। तो ऐसे में सत्ता में क्या किया जाता है? सभी को एक समान मौका दिया जाता है आगे आने का। तो ये है युक्तिपूर्वक कारण, यानी सत्ता में सभी को एक समान आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है ताकि देश के अंदर तनाव, संघर्ष की भावना ना हो। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को सत्ता में आने का बराबरी का मौका दिया जाए। इसके बाद दूसरा कारण हमारा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी सत्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा आजकल तो लोकतंत्र व्यवस्था है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के हाथ में सत्ता। कैसे लोगों के हाथ में?
लोग अपने चुनाव के समय खुद वोट देते हैं, खुद अपनी सरकार चुनते हैं, तो फिर सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वह सभी के अधिकारों की रक्षा करे, खासकर अल्पसंख्यों के अधिकारों की रक्षा करे, क्योंकि जो अल्पसंख्यक होते हैं वो संख्या में थोड़े होते हैं। तो ऐसे में सत्ता की साझेदारी करके क्या किया जाता है, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा भी करती है और सभी को प्रतिनिधित्व का मौका भी देती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी की अगर आप चाहते हो कि अच्छे परिणाम निकलें तो उसमें नैतिक कारण होना बहुत आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के हमने दो तरीके पढ़े हैं, एक नैतिक कारण और एक युक्तिपरक कारण। युक्तिपरक मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें आपने क्या करना है कि सत्ता की साझेदारी में बराबर का अधिकार देना है, अल्पसंख्यकों को भी बहुसंख्यकों को भी, ताकि देश में तनाव, संघर्ष और हिंसा की भावना पैदा ना हो। जबकि नैतिक कारण क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार जो है लोगों के हितों की रक्षा करती है, ठीक है, और सभी को एक बराबरी आने का मौका देती है और देश को चलाने के लिए सभी समूहों को आगे आने का मौका दिया जाता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी का अच्छा परिणाम चाहते हो तो उसके अंदर नैतिक कारण होना। इसके बाद हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे संघवाद, जो कि हमारा है सेकंड चैप्टर, संघवाद। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बताएं। यानी कौन सी व्यवस्था है जो बेल्जियम से मिलती है और कौन सी अलग है, सिमिलैरिटी क्या है। सबसे पहले समान विशेषता जो भारत में भी है और बेल्जियम में भी है। देखो, चाहे भारत है चाहे बेल्जियम है, दोनों में ही दो प्रकार की सरकारें आपको देखने को मिलेंगी। पहली कौन सी सरकार मैंने आपको बताई थी, केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार राज्य सरकार, और ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी है, केंद्र सरकार। अलग विशेषता क्या है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है फर्स्ट चैप्टर में कि बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। जो सामुदायिक सरकार है वो भाषा समूह के आधार पर बनाई जाती है, जो कि शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दों से जुड़े कार्य करती है। परंतु भारत में ऐसा कुछ नहीं है, भारत में केवल 2 प्रकार की ही सरकार है। तो ये होगी एक अलग विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में मुख्य क्या क्या अंतर है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। देखो, शासन के 2 स्वरूप होते हैं, एक संघीय और एक एकात्मक स्वरूप। अब आप कहोगे मैम संघीय एकात्मक स्वरूप में क्या अंतर है, यही तो बताना है। देखो, जहाँ संघीय सरकार होती है ना, वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती हैं दोनों ही, परंतु केंद्र सरकार राज्य सरकार को ना तो कोई आदेश दे सकती है और ना ही किसी विषय पर कार्य करने के लिए उन्हें दंडित कर सकती है, यानी बाधित कर सकती है। तो राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से कार्य करती है, उसे कोई भी केंद्र सरकार को जवाब नहीं देना पड़ता। ये होती है संघीय सरकार, यानी ऐसी सरकार जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ना कोई आदेश डाल सकती है, ना कोई दबाव डालती है, और राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से कार्य करती है। परंतु एकात्मक शासन की व्यवस्था बिल्कुल अलग होती है। एकात्मक शासन में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर पूरा दबाव होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार का। केंद्र उसे आदेश भी दे सकती है, उसे दबाव भी डाल सकती है, और राज्य सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार को जवाबदेह भी होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन से देशों में संघीय व्यवस्था है और कौन कौन से देशों में एकात्मिक व्यवस्था है। अभी मैंने आपको बताया कि संघीय व्यवस्था, भाई संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती, वो सरकारें आपकी भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यानी भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। और दूसरी वो सरकारें जहां एकात्मक स्वरूप पाया जाता है, जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाल सकती हैं, कार्य करवा सकती हैं, आदेश दे सकती हैं, वो है फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। तो यहाँ पर कैसी सरकार है, एकात्मक, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के संविधान संशोधन के पहले, यानी 1992 से जब संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया था, उससे पहले स्थानीय शासन की व्यवस्था में क्या था और उसके बाद क्या बदलाव आए। ये जो आर्टिकल्स है ये 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में पास किया गया है, जिसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए। देखो, पहले क्या था और बाद में क्या बदलाव हुए। 1992 से पहले क्या होगा, जितनी भी स्थानीय सरकारें थी ना, उनकी बहुत सी ज़रूरतें थी, परंतु इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कोई भी कर नहीं लगा सकती थी, अर्थात कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकती थी। दूसरा है कि स्थानीय सरकार में लगातार जो चुनाव होते थे वो समय पर नहीं होते थे, उनका कोई भी समय निश्चित नहीं था।
और तीसरा, स्त्रियों के लिए स्थानीय शासन के अंदर कोई भी स्थान आरक्षित नहीं था। अब 1992 के बाद बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि स्थानीय सरकारों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कर लेने शुरू कर दिए। इसके बाद कहते हैं कि ठीक 5 वर्ष के बाद चुनाव होने लगे, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव समय पर होने लगे। और महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित किया गया वो कितना था, 33%, यानी कि 33% महिलाओं के लिए स्थानीय शासन के अंदर स्थान आरक्षित कर दिया गया।